गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेल, वेरी गुड मॉर्निंग। फाइन, व्हाट्स अबाउट यू बेटा? बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोगों को बोल दें ऑनलाइन हो जाएं प्लीज जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाकी लोगों को बेटा बोल दें वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी लोगों को बोलें जल्दी से। टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट 11:10 हो रहे हैं। अभी तक लोग ऑनलाइन नहीं हुए। लास्ट क्लास में हमने गैंग्रीन के बारे में डिस्कस किया था। अगर रिलेटेड टू गैंग्रीन कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। ओके, लास्ट क्लास में हमने गो थ्रू इसको कर लिया था, सेल इंजरी को अडाप्टेशन के बारे में। वेल, थैंक यू बेटा। If they are willing, they are interested, then definitely they have to join me. Very good morning. ये डिटेल में चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और आफ्टर, नॉट आफ्टर, बल्कि हम इसमें एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह सेल इंजरी के रिलेटेड ना सून। नेक्स्ट वीक कर लेते हैं या ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद? ओके बेटा, रिव्यू करवा दूंगा गैंग्रीन को, डोंट वरी। और इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मतलब है कि पढ़ना है। बाकी इंशाल्लाह हम वाइट बोर्ड पे ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन कि सेल इंजरी कैसे होती है, अडाप्टेशन क्या है, सेल इंजरी के काजेज क्या क्या हो सकते हैं, और डू यू थिंक के क्या क्या काजेज हो सकते हैं। लाइक हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, हिपॉक्सी हो सकता है, कीमिया हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, सर्टेन एनालॉजिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जीन्स डिफेक्ट हो सकते हैं,
माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह। बेटा स्लाइड्स चेक कर दी हुई हैं मैंने, आयशा स्लाइड ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं। मैं अगेन देखूँगा, अगर ग्रुप में पड़ी हुई है तो मैं अगेन आपको शेयर कर दूँगा, बल्कि ग्रुप में ही हैं। ओके वेल, ये काजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें कैसे पता चलता है कि सेल इंजरी कैसे हुई है, उसमें हमने कुछ 3-4 चीज़ें डिस्कस की थी। पहला मैंने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी का मेंटेन होना ज़रूरी होता है। सेकंड वाज दैट कि अगर सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन है तो ब्लड सेल्स का होना ज़रूरी है। ब्लड सेल्स होंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म होती रहेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म होएगी तो एटीपी की प्रोडक्शन होती रहेगी। अगर नॉर्मल एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है तो उसके रिजल्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी। इधर इट में बी ए स्ट्रक्चरल और इट में बी ए फंक्शनल प्रोटीन। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी, एटीपी प्रोडक्शन होती रहेगी, तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉर्मली प्रिजर्व रहेगा। अगर प्रिजर्व रहेगा तो अल्टीमेटली सेल इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर इंटीग्रिटी लॉस हो गई है तो उसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन था दैट विल बी इम्पेयर्ड। अगर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर्ड होएगा तो ब्लड सेल्स डिग्रेडेशन होएगी, ब्लड सेल्स जाएंगे, तो जो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म हो रही थी वो नहीं होएगी। अगर वो नहीं होएगी तो एटीपी की प्रोडक्शन डेफिनेटली नहीं होएगी। तो यू कैन से कि पहला सेल इंजरी के मैकेनिज्म में पहली जो चीज़ है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर्ड होना। दूसरा में सेल मेम्ब्रेन जाएगी, ब्लड सेल्स जाएंगे, एटीपी प्रोडक्शन कम होएगी। एटीपी प्रोडक्शन कम होएगी तो अल्टीमेटली आपके जो सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज वो नॉर्मल सस्पेंड नहीं रहेंगी। अगर ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड नहीं रहेंगी तो उसके रिजल्ट में इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर न्यूक्लियस है, तो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है तो पावर हाउस है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा, मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएंगी। न्यूक्लियस है तो अपना जेनेटिक मेकअप को मेंटेन नहीं कर सकेगा, प्रिजर्व नहीं कर सकेगा, तो जेनेटिक मेकअप के अंदर अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह सेल इंजरी का एक मैकेनिज्म था जिसे हमने डिस्कस किया था कि सेल इंजरी किस तरह हो सकती है। ओके, इसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने नेक्रोसिस का, अच्छा बेटा नेक्रोसिस का रिवाइज कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या था, ये बेटा हमने कुछ पैटर्न ऑफ एक्यूट सेल इंजरी, मार्कोलॉजिकल पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस के बारे में डिस्कस किया था कि नेक्रोसिस कैसे होती है। नेक्रोसिस बेसिकली होती क्या है, जिसमें हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस, डिजीज फैक्टर नेक्रोसिस, विशियस नेक्रोसिस और स्पेशल साइट्स के ऊपर जो नेक्रोसिस हो रही होती हैं, दैट ऑफ पैच नेक्रोसिस हो सकती है, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस हो सकती है और गैंग्रीन नेक्रोसिस होती है। ये चीज़ें हमने कल 1 बाय 1 डिस्कस की थी। ओके, गैंग्रीन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने गैंग्रीन के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ओके, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा हाउ टू नो आप लोगों को दे देता हूँ कि ड्राई गैंग्रीन क्या होती है, वेट गैंग्रीन क्या होती है और गैस गैंग्रीन क्या होती है। और गैस गैंग्रीन के अंदर आप लोगों ने पूछा था कि गैस किस तरह की प्रोड्यूस हो रही होती है, तो बेटा इंडोल और स्टेटोल होती हैं, वो गैस प्रोड्यूस बेसिकली उनकी वजह से हो रही होती है और साथ में वो फ्यूल स्मेलिंग भी काज कर रहे होते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपको बता देता हूँ कि गैंग्रीन क्या है। बेसिकली किसी भी जगह के ऊपर जब नेक्रोसिस हो जाती है ना, तो नेक्रोसिस होने के बाद जो टिश्यू है अल्टीमेटली डैमेज हो चुका होता है। अब डैमेज होना होता है, डैमेज होने के बाद उसकी ना डिकम्पोजिशन होती है। जब इंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो उसको कहा जाता है प्यूट्रिफेक्शन, PUTREFACTION, प्यूट्रिफेक्शन। गैंग्रीन कब बनेगी, जब नेक्रोसिस होएगी, नेक्रोटिक एरिया के अंदर इंफेक्शन होएगा और तीसरा प्रोसेस प्यूट्रिफेक्शन होएगा।
इन्फेक्शन हुआ, सेल डेथ हुई, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद उसकी डिकेइंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंजाइमेटिक डिकेइंग, जो एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन इज नोन एज ब्यूटिफिकेशन। तो गैंग्रीन के अंदर ये 3 प्रोसेस का होना ज़रूरी होता है और इसके एग्जांपल हमने डायबिटिक फुट में ली थी। एंकल आपका फुट हो सकता है, इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। गैंग्रीन की काजेज क्या क्या हो सकती हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कोई फिजिकल एजेंट्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकती हैं, ट्रोमा हो सकता है, इसके अलावा कोई एम्बोलाई हो सकता है, कोई थ्रोम्बाई हो सकता है जिन्होंने आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है, आर्टीरियल ओक्लूजन हो गई है, तो अल्टीमेटली उस एरिया तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, नॉर्मली हिपोक्सिया फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाएगी। या कोई आर्थरोस्क्लेरोटिक आर्टरी हो गई है, इवन के मैंने एक बुक में पढ़ा था, वो ये कहती है कि अगर डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो गया है ना ओल्ड एज के अंदर, डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो गया और पेशेंट डायबिटिक है, तो उसके अंदर भी इंजरी बनने के चांसेस होते हैं, राइट। इसके अलावा वो पेशेंट्स मोर प्रोन टू गैंग्रीन होते हैं जो डायबिटिक इन नेचर होते हैं, डायबिटिक होते हैं और उनके अंदर आर्थरोस्क्लेरोटिक आर्टरी बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, या उनको कहीं पे भी कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो उसके रिलेटेड उनके फुट के अंदर, उनके किसी भी पार्ट के अंदर ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है। जब वो मीडियम प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और काज ऑफ द गैंग्रीन के अंदर डेफिनेटली इन्फेक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ प्रेजेंट है, तो माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सर्टेन डिजीज हो सकती हैं, लाइक रिनाइड फिनोमिना है, ये रिनाइड डिजीज़ है, इसमें जो पेरिफ्रीज होती है ना, उन तक ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से साइनोज होना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, एयर नोज है, एयर लोब्स हैं या नोज है, तो ये क्या होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, वहाँ तक जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो चुकी होती है, तो जो रेनाइड फिनोमिना होता है, ये रेनाइड डिजीज होती है। उनके अंदर भी क्या होता है कि ये जो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स पेरिफेरीज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उन एरियाज के अंदर गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे होते हैं। ओके, वेट गैंग्रीन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वेट गैंग्रीन के बारे में बता दें। ओके, पहले ड्राई गैंग्रीन है, फिर वेट गैंग्रीन, उसके बाद गैस गैंग्रीन। बेटा तीनों बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। चलो, जो ड्राई गैंग्रीन होती है बेटा, ये कैसे बनती है? कल भी हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था कि ड्राई गैंग्रीन कैसे बन रही होती है। बेटा पहली जो चीज़ है कि ब्लड सप्लाई की क्लीन होती है। जब ब्लड सप्लाई की ओक्लूजन होएगी तो वो एरिया ड्राई होएगा, डिसकलर्ड होएगा, और उसके बाद उसके अंदर रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ओके, एक मिनट बेटा, मैं ऊंचा बोल लेता हूँ, कुछ नहीं है। बेटा मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। सारा बेटा अब आवाज़ आ रही है? ओके, बात कर रहे थे ड्राई गैंग्रीन के बारे में। ड्राई गैंग्रीन मैंने ये बेटा बता रहा था कि ब्लड सप्लाई की ओक्लूजन होने के रिजल्ट में जो इफेक्टेड एरिया है ड्राई होएगा, साइनोज होएगा, और देन उसके अंदर रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये जो रिंकल्स बनते हैं बेसिकली ये लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, एक लाइन ड्रा हो रही होती है कि ये एरिया इफेक्टेड है और ये एरिया नॉर्मल है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन हमेशा ड्राई गैंग्रीन के अंदर हो रही होती है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर मेन डिफरेंस भी यही है, सॉरी, मेन डिफरेंस भी यही है कि इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन gangrenous tissue and the healthy tissue। ओके, दूसरा वेट गैंग्रीन होती है। वेट गैंग्रीन के अंदर क्या होता है
इसके अंदर जो जैसे गैंग्रीन बन जाती है, गैंग्रीन में हमने 3 चीज़ें कही हैं, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन और प्यूट्रिफिकेशन होती है। अब जैसे ये गैंग्रीन बन जाती है तो ये मोस्ट अपेयर होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मस्ट प्रेजेंट होता है। इधर इधर अर्टीरियल ओक्लूजन है या वेनस ओक्लूजन है। कोई भी ओक्लूजन होने के रिजल्ट में वहाँ पे जैसे ही नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस होने के बाद एडिमा बनना शुरू हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ती है तो जो नेक्रोटिक एरिया है वो स्वेल करना शुरू कर देता है, रेडिश होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उस एरिया के अंदर एक्सटेंसिव अमाउंट में लिक्विफिकेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे लिक्विफिकेशन होगी तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं उनकी डीनेचरेशन होती है, बैक्टीरिया एक्ट करता है, बैक्टीरिया एक्ट करने के साथ साथ नाइट्रोजनसी बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर मैंने कल भी बताया था कि इंडोल और स्केटोल होता है। और ये इंडोल और स्केटोल फ्यूल स्मेलिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उस एरिया के अंदर फ्यूल स्मेलिंग स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उस एरिया के अंदर ब्लैकनिंग होती है, आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, आयरन रिलीज होता है, आरबीसी की हिमोलिसिस होती है और इसके साथ H2S बैक्टीरिया से लिबरेट होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। अब जैसे ये सारे चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं तो अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर जो लिक्विफिकेशन हो चुकी होती है उसको कहा जाता है कि ये वेट गैंग्रीन बन चुकी है। और जो वेट गैंग्रीन है इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। जो ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर रिंकल्स बन रहे होते हैं और रिंकल्स शो कर रहे होते हैं कि देयर इज ए लाइन ऑफ डिमार्केशन। लेकिन जो वेट गैंग्रीन है उसके अंदर लिक्विफिकेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, स्प्रेड इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि यू कांट मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्मल एंड abnormal टिश्यू। ये गैंग्रीनियस टिश्यू मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट्स हैं जिनके जो लोअर लिम्स हैं उनके अंदर गैंग्रीन बनना शुरू हो गई है। गैंग्रीन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं गैंग्रीन बन गई है। अगर गैंग्रीन बनी है तो उसका नुकसान क्या हुआ है कि वेट गैंग्रीन थी, लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं थी और एट द एंड पेशेंट्स को एम्पुटेट करना पड़ा है, पूरा लेग काटना पड़ जाता है, पूरे ऑर्गन्स काटने पड़ जाती हैं। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, किसी इनर बॉडी ऑर्गन के अंदर हो तो ये टॉक्सीमिया काज कर देती है। टॉक्सिन जब ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं तो वो सेप्टिक शॉक को लीड कर देती हैं, सेप्टिसीमिया लीड कर देती हैं। वेट गैंग्रीन इतनी हार्मफुल है बॉडी के लिए। तीसरी कंडीशन होती है गैस गैंग्रीन की। गैस गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, बेसिकली गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगा, नेक्रोसिस होएगी। नेक्रोसिस होने के बाद जिस तरह पहले वेट गैंग्रीन बनी थी, वेट गैंग्रीन बनेगी और उसके बाद साथ में गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब ये जो गैस है बेसिकली इसके अंदर H2S भी, सल्फर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, आयरन भी प्रेजेंट होता है, स्केटोल और इंडोल भी प्रेजेंट होता है। फ्यूल स्मेलिंग भी हो रही होती है, गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन इसके अंदर जो मेनली बैक्टीरियाज हैं वो एनारोबिक इन नेचर होते हैं कि जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। जिनके अंदर क्लोस्ट्रोडियम स्पोरोजेनेसिस है, क्लोस्ट्रोडियम सेप्टिकम है, क्लोस्ट्रोडियम प्रिफ्रिंजिस है और एक और है। ये तीन चार बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
जो मोस्टली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। तो ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस एरिया के अंदर। जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो बेसिकली जब स्पोर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो दे विल यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स, दे विल यूटिलाइज द ग्लाइकोजन। और इस एरिया के अंदर अगर ग्लाइकोजन जो स्टोर पड़ी है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये यूज़ करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी। अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर एनारोबिक प्रोसेस चल रहे होते हैं। और एट द एंड उस एरिया के अंदर लैक्टिक एसिड एकमुलेशन होना शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। और ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, ये गैस क्या करती है कि आर्टेरियल ओपिनियन करना शुरू कर देती है। आर्टरी को एक तो ब्लॉक करना शुरू कर देती है, और सर्टेन कंडीशंस के अंदर ये जो आर्टरी है उसको रैप्चर भी कर सकती है। तो जैसे रैप्चर होएगी तो ऑलरेडी जो स्पोर्स होते हैं, ये जो इन्फेक्शन होता है वो अगेन ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाता है। जैसे स्प्रेड होएगा तो एट द एंड क्या करेगा, टॉक्सीमिया काज करेगा। टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे। एंडोटॉक्सिन्स ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे, और दैट विल लीड टू ए सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक को लीड कर रहे होते हैं। सर्वेटिंग रिंग से लेसरेशन होती है। वेट गैंग्रीन से बेटा लेसरेशन डेफिनेटली होती है। ओके गॉट इट। ये 3 गैंग्रीन्स थी, 3 टाइप्स ऑफ गैंग्रीन्स, जो कि मेरे ख्याल है अब आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये वही लिखा हुआ है जो बेटा मैंने बता दिया है। ये एक डिफ्रेंशिएशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड्स को देखिएगा, आप लोगों को समझ आती है। ट्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है, और नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस है। आई थिंक इसके अंदर मैंने डायबिटिक फुट नहीं डाला हुआ स्लाइड्स के अंदर। ओके वेल, ठीक है। इसके अलावा हम एक और डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। जिस तरह ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन है और गैस गैंग्रीन है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ड्राई गैंग्रीन होती है
ये एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर होती है, और सेम गैस किंग्रीन जो होती है ये भी एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर होती है। लेकिन जो वेट किंग्रीन है ये स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सट्रीमिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन बेटा ये भी हो सकती है कि ड्राई गैंग्रीन के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, और जो वेट गैंग्रीन है, ये गैस गैंग्रीन है, उसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। दो डिफरेंस हो गया। जो वेट गैंग्रीन है उसके अंदर जो आर्टीरियल और वेनस ब्लॉकेज होती है, बेटा ये नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस है। ये आपको बता देता हूँ नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस क्या है। अभी इसको एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहला मैंने ये बताया कि ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन के अंदर क्या फ़र्क है कि दोनों एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर होती हैं, लेकिन जो वेट गैंग्रीन है ये इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होती है। दूसरा डिफरेंस मैंने बेटा ये बताया है कि जो ड्राई गैंग्रीन है दूसरा फ़र्क मैंने ये बताया है कि जो ड्राई गैंग्रीन होती है उसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, लेकिन जो गैस गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन है उनके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। तीसरा डिफरेंस, एक मिनट अरूज बेटा मैं आपका आंसर करता हूँ। तीसरा मैंने ये डिफरेंस बताया है कि जो वेट गैंग्रीन है उसके अंदर जो आर्टीरियल और वेनस ब्लॉकेज होती है वो सडन होती है, क्योंकि लिक्विफिकेशन हो चुकी होती है, और लिक्विफिकेशन क्या करती है, उस एरिया की ब्लॉकेज काज करना शुरू कर देती है। इधर आर्टीरियल है, इधर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सडन ब्लॉकेज हो रही होती है। लेकिन जो ड्राई और गैस गैंग्रीन है उनके अंदर जो ब्लॉकेज है वो स्लोली और प्रोग्रेसिवली होती है। जो आर्टीरियल ब्लॉकेज है वो मोर प्रोमिनेंट होती है, लेकिन जो वेनस ब्लॉकेज है वो पार्शली हो रही होती है, वो प्रेशर की वजह से ब्लॉक होती है, अदरवाइज वो ब्लॉक नहीं होती। इसके अलावा जो वेट और गैस गैंग्रीन है उसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल स्मेलिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। लेकिन जो ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टिश्यू ब्लैक नहीं होती। इसके अलावा जो वेट और गैस गैंग्रीन है उसके अंदर सवेयर इन्फेक्शन होता है, टॉक्सीमिया को लीड करता है, सेप्टिक शॉक को लीड करता है, सेप्टिसीमिया को लीड करता है वेट और गैस गैंग्रीन के अंदर। लेकिन ड्राई गैंग्रीन के अंदर देयर इज नो चांस ऑफ सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया नहीं होता। ये 4 से 5 डिफरेंस आप खुद अपनी फिंगर टिप पे भी याद कर सकते हैं। और गैस गैंग्रीन के अंदर मेनली जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होती हैं वो डीप टिश्यू के अंदर या डीप वूंड के अंदर जाके एनारोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करती हैं। जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो उसके रिजल्ट में गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ड्राई गैंग्रीन है उसके अंदर ये बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करते। राइट, ये जो हमने खुद डिफरेंशिएट किया है मेरा ख्याल है दैट वन इज क्वाइट इजी। वेल, ये हमने पहले कर लिया था आई थिंक। उसके बाद है पैटर्न ऑफ एक्यूट सेल इंजरी। व्हाट इज अपोप्टोसिस? प्रोग्राम सेल डेथ होती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बड़ी अच्छी हम ले लेते हैं जी। एग्जांपल क्या है कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। 120 डेज तक उन्होंने सर्वाइव करना होता है, उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक किलिंग होना शुरू हो जाती है स्प्लीन के अंदर। तो जब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ है, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है कि उस सेल के अंदर कोडिंग इस तरह की हुई है, जीन्स ने या आपका जो डीएनए है उसने कोड ही इस तरह जीन को किया है कि उसने 120 डेज तक सर्वाइव करना है। 120 डेज से पहले उसने फ्रेजाइल होना है, फ्रेजाइल होने के बाद जैसे ही उसने स्प्लीन से पास आउट होना है तो उसकी डेथ हो जानी है।
ओके, तो प्रोग्राम सेल डेथ, इसके अलावा इट इज़ एन एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम सिंगल सेल डेथ। डू यू थिंक कि जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है या कोई एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो? और इसके अलावा क्या करते हैं कि उनके अंदर जो अनवांटेड या डिफेक्टिव सेल्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन हो रही होती है। डेफिनेटली वो सेल की डिग्रेडेशन होएगी जो डिफेक्टिव होंगे। इसके एग्जांपल अगर हम सिकल सेल एनीमिया ले लेते हैं, जिसमें जो सेल्स हैं उनकी जो शेप है लुक लाइक ए सिकल्स, तो इसका मतलब है कि वो डिफेक्टिव हैं, नॉर्मल नहीं है और वो अनवांटेड कंडीशन में है, तो स्प्लीन उनकी भी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देता है। तो यू कैन से कि अपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन इज एन एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम सिंगल सेल डेथ है, जिसके अंदर हमने अनवांटेड या डिफेक्टिव सेल्स को बॉडी से इलिमिनेट करना होता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये अपोप्टोसिस नहीं होगी तो हमारे पास जो अनवांटेड सेल्स हैं या जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उनकी डिग्रेडेशन नहीं होएगी। अगर डिग्रेडेशन नहीं होएगी तो पीछे से जो प्रोडक्शन हो रही है वो उसी अमाउंट से होती रहेगी, और डिस्ट्रक्शन अगर नहीं होएगी तो उसका जो लेवल है दैट विल बी इंक्रीज। इन सर्टेन कैंसर पेशेंट्स जो नॉर्मल अपोप्टोसिस हो रही है उसका प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है। हम ये कह देते हैं ना कि कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही होती है। बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नो डाउट हो रही होती है, लेकिन उसमें जो सेल की डिग्रेडेशन है, ये जो सेल डेथ, वो नहीं हो रही होती टाइम पे। तो अपोप्टोसिस का प्रोसेस भी इनहिबिट हो चुका होता है और जो माइटोटिक डिवीजन है वो भी इंक्रीज हो चुकी होती है। तो बाकी लेटर हम जब हम कैंसर को डिस्कस करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसमें प्रोटोऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन है और एंटी ऑन्कोजीन है, वो किस तरह सेल को कंट्रोल कर रही होती हैं, और जब वो कंट्रोल खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली अपोप्टोसिस का प्रोसेस एलिमिनेट हो जाता है। अपोप्टोसिस नहीं होएगी तो जो सेल की डेथ है वो नहीं होएगी। तो इस तरह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल एज पैथोलॉजिकल कंडीशंस लाइक कैंसर्स। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन नहीं होएगी, आयरन लिबरेट नहीं होएगा, हीम पार्ट सेपरेट नहीं होएगा, जो न्यू सेल्स हैं उनको अगेन आयरन और हीम पार्ट चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है बाइंड होने के लिए। वो आयरन इधर चीआईटी से आ रहा होता है, इधर जो आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही होती है वहाँ से आ रहा होता है। तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ बॉन्ड बनाना होता है, ज्वाइन करना होता है और अगेन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली अनीमियाज लीड होना शुरू हो जाती हैं। और हमेशा अपोप्टोसिस उन सेल्स के अंदर होती है जो एक नॉर्मल हेल्दी सेल से डिफर कर रहा होता है। इधर एक पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी सेल्स हैं, लेकिन उनके अंदर वो सेल जो उस हेल्दी पॉपुलेशन में डिफर करेगा, हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर डिफेक्टिव होगा, हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ द सेल के अंदर अनवांटेड होगा, वो जैसे ही उस मैकेनिज्म से गुजरेगा तो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उसको कहा जाता है ये अपोप्टोसिस है कि प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है। अच्छा, ये अपोप्टोसिस करवाना ज़रूरी क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर अपोप्टोसिस नहीं होएगी, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होएगी, तो डू यू थिंक कि एक बैलेंस सेल के दरमियान मेंटेन रहेगा कि जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतनी ही इलिमिनेशन होएगी? अगर प्रोडक्शन और इलिमिनेशन दोनों मेंटेन रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि सेल का जो साइज है या ऑर्गन का जो साइज है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा हो सकता है कि अपोप्टोसिस में जो ऑर्गन की डेवलपमेंट है और रिमोल्डिंग इन द एम्ब्रियो दैट विल बी मेंटेन्ड एक्जैक्टली टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड सेल्स। इसके अलावा इन सर्टेन कंडीशंस फिजियोलॉजिकल एट्रोफी हो रही होती है, लाइक वो भी अपोप्टोटिक डिवीजन की वजह से हो रही होती है। एक्सेसिव सेल को किल करना ज़रूरी होता है, डेफिनेटली इसलिए किल करना ज़रूरी होता है। मोस्टली आप लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को देखा होगा कि वीनिंग के बाद जो ब्रेस्ट साइज है दैट विल बी डिक्रीज्ड, तो उनके अंदर एपोप्टोटिक
फिजियोलॉजिकल अपोप्टोटिक एट्रोफी हो रही होती है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, सेल्स हैं, उनकी प्रोग्राम सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। बेटा अगर अपोप्टोसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली ट्यूमर बनने के चांसेस भी होते हैं और कैंसर्स भी हो सकता है। डेफिनेटली ये दोनों कैंसर और ट्यूमर को लीड कर रही होती हैं अगर अपोप्टोसिस नॉर्मल नहीं होगी तो। और इसमें नॉर्मल अपोप्टोसिस में मोस्टली एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। गॉट इट कि अपोप्टोसिस क्या है? वेल, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इम्प्लांटेशन, organogenesis, developmental involution, separation of digits and the limbs developments। ये एक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है बेसिकली? या फीटस के अंदर ह्यूमन एम्ब्रियो बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है या फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फेजेस होती हैं। लाइक स्टेजेस के अंदर कुछ डेज होती हैं कि एम्ब्रियो की अटैचमेंट कैसे होनी है, देन उनकी इम्प्लांटेशन हो रही होती है, देन गैस्ट्रुलेशन होना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंट फेजेस होती हैं एम्ब्रियो की, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करके एट द एंड डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन हो रही होती है उसके अंदर। ये इसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा अपोप्टोसिस का प्रोसेस हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशंस है, लाइक एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर वीनिंग। ये मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी है कि हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशंस हो रही होती है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होना शुरू हो जाती है और उसके बाद अगेन एंडोमेट्रियम इंटैक्ट हो जाती है। सेम कंडीशन विद लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर वीनिंग। ये सेल डिलीशन इन प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन, इंटेस्टिनल कैप्टस एपिथेलियम के अंदर। इसके अलावा डिलीशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स इन द थाइमस, फेलुअर माइट रिजल्ट इन ऑटो इम्यूनिटी। अगर ये टी सेल की डिग्रेडेशन नहीं होगी, ऑटो रिएक्टिव टी सेल की डिग्रेडेशन थाइमस के अंदर नहीं होगी, तो ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी होगी तो सेल खुद ब खुद अपने ही सेल को किल करना शुरू कर देती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में severe damage to genetic material, डेफिनेटली अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर अपोप्टोसिस नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में डीएनए डिफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अदर कंडीशन हाइपोक्सिक सेल इंजरी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस हो सकता है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी प्रोस्टेट आफ्टर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशन हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। अगर नॉर्मली अपोप्टोसिस नहीं होगी तो बीपीएच हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जाता है। सेल डेथ इन ट्यूमर्स, अगर सेल डेथ नॉर्मली नहीं होगी तो ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह सारा बता रही थी। इसके अलावा सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी सेल डेथ काज कर रहे होते हैं। बेटा दोनों कंडीशंस, इसमें डिजीज़ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलरेडी कोई डिजीज़ चल रही है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें अपोप्टोसिस नहीं हो रही, तो दैट विल लीड टू दीज कंडीशंस। कौंसल में बॉडीज ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस, ये बॉडीज है उसकी
शेप इस तरह होना शुरू हो जाती है अगर वायरल हेपेटाइटिस। जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी एट्रोफिक नहीं होगी, उनकी अपोप्टोसिस नहीं होगी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को लीड करना शुरू कर देती हैं। ओके, सम अप कर लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस ऑफ अपोप्टोसिस क्या है। इम्पोर्टेंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये स्लाइड्स पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अपोप्टोसिस की। अच्छा बेटा, सारा ये जो कॉन्सलमेंट बॉडीज होती है ना, इसमें ये होता है कि जो जब हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, या कोई भी लीवर के इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसमें जो इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स होते हैं वो ब्लूनिंग की अपीयरेंस देते हैं। अब ये जो ब्लूनिंग की अपीयरेंस है ना, इसको कहा जाता है कॉन्सलमेंट बॉडीज। ओके, अगर एक्सेसिव अमाउंट में एक्सेसिव अपोप्टोसिस होना शुरू हो जाएगी तो दैट विल लीड टू न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज, और अगर नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में कैंसर होना शुरू हो जाता है और ऑटो इम्यूनिटी डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। दैट द डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। You have 2 minutes to make a differentiation.
ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेते हैं इसको ना, बाकी रिमेनिंग चीज़ें भी। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें से कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो, किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो लेट मी नो। उसके बाद अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस से हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं।